हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चैप्टर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डाउनलोड कर दिए हैं, तो ये भी मैक्सिमम 1 घंटे या लगभग उसके आसपास जाएगा, तो आपका रिवीजन जो है अच्छे से हो जाएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ सिस्टम। जैसे कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसमें मीनिंग ऑफ सिस्टम और इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। मीनिंग ऑफ सिस्टम, ए सिस्टम इज ए सेट है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। सिस्टम एक इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का सेट है जो एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल को पाने के लिए। क्या करके? बाय एक्सेप्टिंग इनपुट्स एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट। इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जो इनका ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस बना हुआ है कि भाई इस तरीके से काम करेंगे, ये स्टेप्स होंगे और इन स्टेप्स को करके हमें ये आउटपुट बाय द वे चाहिए, चाहे आप कैसे भी करो। तो एक पहले जनरल सिस्टम की बात की गई है, उसके बाद बिजनेस पे इसका असर डाला गया है। ए बिजनेस इज ऑल्सो ए सिस्टम वेयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एक्सेट्रा आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इन्होंने बोला है कि बिजनेस भी एक तरह से एक सिस्टम है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को प्रोसेस करके और आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में। उसके बाद में हमें पैसा मिल जाता है, जो भी पेमेंट है वो मिल जाती है क्लाइंट हेड से। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनकी बात की गई है। सिस्टम के कुछ कैरेक्टर हैं लाइक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट विच आर आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। यानी कि सिस्टम का जो इन्वायरमेंट होगा वो उसकी बाउंड्री के बाहर का पार्ट होगा। इन्वायरमेंट रेफर टू द environment refers to those aspects which are outside the boundaries of the system. Environment influences the operation of the system and cannot be controlled by the system. जैसा कि environment भाई बाहर का पार्ट है तो सिस्टम से तो कंट्रोल होगा नहीं, बट सिस्टम को क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है वो। अब बात की गई सिस्टम बाउंड्रीज की। सेकंड जो है हमारा सिस्टम बाउंड्रीज। ऑल सिस्टम हैव बाउंड्रीज that depicts its scope of activities. It is an area separating one system from other. तो हर सिस्टम की अपनी एक बाउंड्रीज होंगी जो इसकी एक्टिविटीज़ का स्कोप बताएंगी। हर सिस्टम की जो बाउंड्रीज हैं वो अलग करती हैं उसको दूसरे सिस्टम की बाउंड्रीज से। सब सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ सब सिस्टम्स, यानी जो हमारे सिस्टम है वो सब सिस्टम में बटे हुए होंगे। जैसे कि कंपनी होती है, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, तो उनके अंडर हम असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। इस तरीके से सिस्टम के भी सब सिस्टम होंगे। ईच सब सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो जो सब सिस्टम है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे। इनपुट्स आर एनर्जीज गिवन इनटू द सिस्टम। ये एनर्जी हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम को दी जाती हैं। आउटपुट आर एनर्जीज discharged from the system in supra system. Output can be in desirable form like electricity from the generator. अगर हम डिजायरेबल फॉर्म आउटपुट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी होएगी जेनसेट के केस में। अगर अनडिजायरेबल फॉर्म की बात करें तो हीट एंड स्मोक जो जेनसेट से क्रिएट होती है, जिसको हम नहीं चाहते कि, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको भी यूज में ले सकते हैं। लाइक हम उसको इकट्ठा करके प्रोसेस करके फॉर हीटिंग द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से कुछ काम में उसको ला सकते हैं सर्दियों के मौसम में खासकर। तो फ्रेंड्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो कुछ सिस्टम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम।
लार्ज एंड स्मॉल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यहाँ पे साइज को देखा गया है, तो सिस्टम कैन बी लार्ज एंड स्मॉल। जो लार्ज सिस्टम है वो है ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। स्मॉल सिस्टम की अगर बात करें तो यह है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिवाइसेस लाइक पॉकेट कैलकुलेटर, तो ये उसकी बात की गई है। इनकी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, बस इतनी है। अब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल सिस्टम, अब्स्ट्रैक्ट है कि जिसको हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते, यानी वी कैन फील इट और वी कैन सी इट बट वी कैन टच इट, और मतलब फिजिकल इसका जो है वो एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो देख लेते हैं, सिस्टम्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड अब्स्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कैन बी टच्ड, सीन और नोड, यानी कि हम इसके बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये अब्स्ट्रैक्ट है या फिजिकल। फिजिकल सिस्टम लाइक सोलर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप, चेयर एक्सेट्रा। अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम यह है जुडिशियल सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी जुडिशियल सिस्टम के जो लोग हैं उनको तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट वो जो सिस्टम है यानी कि ये किस तरीके से काम करता है, क्या वो हैं, तो वो तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वो एक अपने आप में फिजिकल फॉर्म नहीं है। अब देखते हैं ओपन और क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम्स that interact with other system or the outside environment, for example living organism, जो हमारे organs होते हैं हमारी बॉडी के, तो उनकी बात की गई है, वो भी ओपन सिस्टम होते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जो दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है या आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, वो ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम रेफर्स टू दो सिस्टम हैविंग रिलेटिवली लिटिल इंटरेक्शन, यानी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रखते हैं अदर सिस्टम से या आउटसाइड इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल अगर बोले तो वॉच, जो हैंड वॉच होती है, तो वो ज़्यादा कुछ सेल्फ बैटरीड होती है, तो ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन उसका आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो है नहीं होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, वह है नेचुरल और मैन मेड सिस्टम। सम सिस्टम्स आर गिफ्टेड बाय नेचर whereas others are created by human being। कुछ जो सिस्टम्स हैं वो नेचर ने गिफ्ट किए हैं, गॉड ने बनाए हैं, और कुछ ह्यूमन बींग के हैं। नेचुरल रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ए ह्यूमन बॉडी, जो हमारे बॉडी में सांस लेने वाला सिस्टम है वो नेचुरल है। मैन मेड की अगर बात करें तो वो है कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो कंप्यूटर बना है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम्स है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होती है, ये सब मैन मेड चीज़ें हैं। बात करते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन की। तो मीनिंग ऑफ डाटा, डाटा कैन बी डिफाइंड एज फैक्ट रिलेटेड टू इवेंट्स, थिंग्स, पीपल और प्लेसेस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अल्फ़ाबेट एंड फिजिकल सिंबल्स। देखो डाटा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डाटा कैन बी डिफाइंड एज फैक्ट्स, यानी डाटा जो है फैक्ट्स यानी तथ्य, यानी कि सच्चाई से बेस होता है, सच्चाई पर बेस होता है कि जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है उसी पे हम फैक्ट जो है बना सकते हैं, उसी का हम डाटा बोल सकते हैं। लाइक मैं कहूँ कि मिस्टर ए पटेल नगर डी ब्लॉक के 23 नंबर होम्स घर में रहता है, तो ये क्या है, एक फैक्ट है, मतलब वो वहाँ पे रहता है। दिस इज ए पटेल नगर, तो पटेल नगर में पटेल नगर एक्चुअल में है। तो मैं कहने लगूँ सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, तो दैट्स ए फैक्ट, यानी कि वो सच्चाई है, तो उसको हम डाटा बोल देंगे। यानी डाटा अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन वो फैक्ट्स पर बेस होता है, ये ध्यान रखना बस, कि जो भी हम डाटा में कहेंगे वो फैक्ट्स यानी सच्चाई पर बेस होना चाहिए। रिलेटेड टू इवेंट्स, थिंग्स, पीपल और प्लेसेस, ये किससे रिलेट हो सकता है जो फैक्ट है? इवेंट से, कोई इवेंट हो रहा है, कोई थिंग्स कोई वस्तु है, कोई पीपल कोई पर्सन है, कोई प्लेसेस कोई जगह की बात की गई है। तो इन चारों से रिलेटेड जो फैक्ट हो सकते हैं यानी उनको डाटा हो सकते हैं। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अल्फ़ाबेट, फिजिकल सिंबल्स, तो ये हमारे अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आई होप कि आप डाटा की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं
करेक्टरिस्टिक्स डाटा आर रो फैक्ट, यानी कि ये रो फैक्ट्स हैं। जैसे हमने कर दिया मुकेश, अगर हम बात करें 24 26 कर लेते हैं, पटेल नगर और डॉक्टर, तो ये एक तरह से रो फॉर्म है ना, यूज्ड फॉर रेफरेंसेस और एनालिसिस। डाटा मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, इमेजेस एक्सेट्रा। तो डाटा में ये सब आ सकते हैं, कैरेक्टर्स आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स आ सकते हैं कि भाई ये है राइट लेफ्ट, जो भी उस तरीके से कोई भी सिंबल आ सकता है। डाटा इज इंटरप्रेटेड बाय ए ह्यूमन और मशीन टू ड्राइव मीनिंग। डाटा को इंटरप्रेट किया जाएगा बाद में मीनिंग निकालने के लिए, चाहे वो ह्यूमन करे या मशीन करे। डाटा लीड्स टू जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा से बाद में इंफॉर्मेशन जो है जनरेट होगी। डाटा ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिस जो है डेटम, विच मीन्स दैट विच इज गिवन, जो दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, डाटा जो है लैटिन वर्ड डेटम से लिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, वो है इंफॉर्मेशन। तो इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। डाटा क्या था, डाटा रो फैक्ट्स है, डाटा आर रो फैक्ट्स, ठीक है, ये जो हमने देखा था, डाटा आर रो फैक्ट्स। बट इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा है, यानी कि डाटा को प्रोसेस करके जो इंफॉर्मेशन लेनी बनानी थी वो बन गई है। डाटा आर प्रोसेस्ड, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैव बीन पुट इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल कंटेक्स्ट। तो इंफॉर्मेशन वही है जो डाटा को मीनिंगफुल और यूजफुल कॉन्टेक्स्ट में रख दिया गया है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डाटा इज द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन। तो वो ठीक है, डाटा रॉ मटेरियल है इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे लास्ट लिखा था ना, मुकेश 26 पटेल नगर डॉक्टर, तो हम यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन के तौर पे लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं मुकेश इज 26 years old, residing in Patel Nagar, and he is a doctor। तो इस तरीके से कुछ अगर लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन यूजफुल है, नॉलेज ड्राइवन फ्रॉम डाटा। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, नॉलेज ड्राइवन फ्रॉम डाटा। ये यूजफुल नॉलेज डाटा में से हमने ड्राइव की है। तो इंफॉर्मेशन यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग के पर्पज़ के लिए यूज होती है। कैन बी एक्सचेंज अमंगस्ट पीपल अबाउट थिंग्स, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, यानी कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन गई तो लोगों में हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में, जिससे उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डाटा से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड डाटा, ये भी ठीक है, जैसे हम डाटा में भी पढ़ रहे हैं। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। डाटा से गया नेक्स्ट में, तो ये हो गया प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, और नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में यूज हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से डाटा या इन्फॉर्मेशन का, तो ये भी हमें चार्ट बनाना होगा। देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा आर द रॉ फैक्ट्स अबाउट फिजिकल फिनोमिना और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। Information is that data that has been converted into meaningful context for specific users। तो डाटा को कन्वर्ट करके फिर इंफॉर्मेशन बन गई यहाँ पे। देखते हैं पॉइंट नंबर 2, दे आर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी लाइक प्लेस, पर्सन, थिंग्स, इवेंट्स। यानी कि जो डाटा है वो किसी एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, यानी फैक्ट से, जैसे किसी एंटिटी है, कोई प्लेस, पर्सन या थिंग्स से रिलेटेड है।
information. To get information, the data may be summarized, manipulated and organized for human use. यानी डाटा से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट यानी चेंज कर सकते हैं, या कट कॉपी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर ह्यूमन यूज. 3 है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. जो डाटा है अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं. इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइज फॉर्म. इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जैसे कि हमने मुकेश वाला एग्जांपल देखा, ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स. मतलब ये रिपोर्ट्स होगी तो ऊपर फाइनल मिल जाती है. और नंबर 4 डाटा शुड बी एक्यूरेट. इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट, टाइमली, एक्यूरेट एंड कंप्लीट. यानी 100 डाटा जो है 100% सच्चाई पे बेस होना चाहिए, बट इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है. रेलिवेंट होनी चाहिए बट 100% सच्चाई पे नहीं बेस हो तो चलेगा. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. स्टूडेंट्स मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन द एग्जाम आर डाटा. अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें कि भाई आईटी में इतने हैं, एफएम में इतने हैं, एथिक्स में इतने हैं, तो वो एक तरह से डाटा हो गया. बट अगर बात करें एवरेज मार्क्स की सेकेंड ग्रुप या पूरे फाइनल में, तो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आर इंफॉर्मेशन. अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो वो एक तरह से इंफॉर्मेशन बन जाती है. फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी बात की गई है. एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. इट शुड बी ईजी टू गेट और एक्सेस. तो ये क्या है, गुड इन्फॉर्मेशन इज वन जो यूज होती है डिसीजन मेकिंग में एंड विच फर्दर क्रिएट्स वैल्यू फॉर डिफरेंट यूजर्स. तो ये कह रहा है कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वही है जो डिसीजन मेकिंग में यूज होती है और फर्दर यूजर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है. तो इसके फीचर हैं ये ईजी टू गेट और एक्सेस होनी चाहिए. एक्यूरेसी, नीड टू बी एक्यूरेट सो दैट इट कैन बी प्रॉपरली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज. ये एक्यूरेट होनी चाहिए सो दैट कि जिस पर्पज़ के लिए हमने ली है उस पर्पज़ के लिए आराम से ये सूटेबल हो जाए. रिलायबिलिटी यानी विश्वास पात्र, भरोसा किए जाने वाली हो. ऐसा नहीं है कि हमने इसके बेस पे इसको मतलब रख करके कुछ काम अपना कर लिया लेकिन बाद में पता लगा कि ये ठीक ही नहीं है, तो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए. रिलेट्स टू ट्रूथफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन और द ऑब्जेक्टिविटी दैट इज फैक्चुअल विद विच इट इज प्रेजेंटेड. तो यही है, ये ट्रूथ के बेस पर होनी चाहिए यानी कि सच्चाई पे बेस होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी यानी जैसी है वैसी होनी चाहिए, किसी ने चेंज नहीं किया हो उसको. फैक्चुअल होनी चाहिए. रेलिवेंस, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज़ रिक्वायर्ड. यानी कि जिस पर्पज़ के लिए हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसी पर्पज़ के रेलिवेंट हो. ऐसा नहीं है कि हमने, जैसे अगर बात करें, मैंने एक फ्रेंड से नोट्स लिए और मुझे नोट्स लेने थे आईटी के, लेकिन वो आईटी के ना होकर एथिक्स के निकले, तो मेरे लिए वो रेलिवेंट ही नहीं है. हाँ अच्छे हैं बट हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमें ज़रूरत थी किसके, आईटी की. तो इस तरीके से रेलिवेंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन भी. कंप्लीटनेस, तो ये बात की गई इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द यूजर. यूजर के अकॉर्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए. टाइमिंग, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ऑन टाइम फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज़ रिक्वायर्ड. जैसे कि अगर कोई क्लास डाल रहा है इस अटैम्प्ट के लिए तो भाई वो अप्रैल या मई के 10-15 तक डाले तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद लोग क्लास बहुत कम देखते हैं या फिर अपना ही प्रिपरेशन करते हैं. तो ये भी टाइमली होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, the relative importance of information for a particular decision making can increase or decrease its value for an organization. तो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है उसके पर्पज के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ज़्यादा वैल्यू देता है, सेकंड की बात करें तो वो कम देता है. तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू में चेंज आ सकता है. कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कॉस्ट बियर करती है इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, बट इसको जो इंफॉर्मेशन की कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए. तो दोस्तों इसके 8 फीचर्स हैं: एक्सेसिबिलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंप्लीटनेस, टाइमिंग, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसको या तो आप इस तरीके से बात याद कर लें, AA, RR, BTCC.
यानी कि अगर आप 4-5 भी लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो दैट इज़ इनफ। तो इसके नेक्स्ट की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस और इंफॉर्मेशन एज कॉरपोरेट रिसोर्स। पहले इस पास्ट की बात की गई है। इन द पास्ट द 4 resources man, money, material and machines were considered to be vital resources for any organization, and successful companies were those which made judicious mix of all these resources। ये कह रहा है कि अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में 4 रिसोर्सेज होते थे, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, और सक्सेसफुल कंपनी वो होती थी जो उनका सही तरीके से जो मिक्स कर लेती थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हो सकें या प्रोड्यूस हो सकें, और उस तरीके से वो काम कर सकें, ईजिली मार्केटिंग और सेल भी हो जाए। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात की गई है। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज इज इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि प्रेजेंट में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स इंफॉर्मेशन भी है। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स, इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर के बारे में, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, एंड लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, इनोवेशंस क्या क्या हैं मार्केट्स में, यानी क्या क्या हो सकती हैं हमारे फील्ड में, उसके बारे में। अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट्स इन द एनवायरनमेंट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। जो हमारी कंपनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थ्रेट्स हैं, यानी कि हम अपने फील्ड में आने वाले टाइम में क्या क्या नई चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं या क्या क्या बेनिफिशियल चीज़ें हम कर सकते हैं। थ्रेट से बोले तो कि आने वाले टाइम में क्या फ़र्क पड़ सकता है हमारे बिजनेस पे। लाइक अगर हमारा बिजनेस प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का और गवर्नमेंट ने पॉलीथीन पे बैन कर दिया, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई थ्रेट से एक तरह से, और पॉलीथीन खोल दिया या अलाउ कर दिया तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाकी लोग बंद कर चुके हैं और हमने अभी चालू रखा है। इंफॉर्मेशन हेल्प्स ए कंपनी टू टेक साउंड डिसीजन, यानी इसके बेस पे हम साउंड डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। एंड इन्हेंस द कैपिटल वर्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर की कैपिटल अपना भी बढ़ जाएगी। जब सही डिसीजन लेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो शेयर होल्डर की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। इट इज़ इक्वली ट्रू दैट कंपनी कैन टेक डिसीजन विदाउट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, बट दोज ब्लाइंड डिसीजन में टर्न आउट टू बी डिजास्टरियस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है कि ये भी बात सही है कि बिना इन्फॉर्मेशन के भी हम काफ़ी हद तक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन एक ब्लाइंड डिसीजन होगा जो डिजास्टर साबित हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमें एक सही इन्फॉर्मेशन पर ही बेस्ड डिसीजन लेना है। द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस इज द फर्स्ट प्रिक्विजिट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट टाइम पे और राइट प्लेस में, और वो इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए। देयरफॉर इंफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड एज कॉरपोरेट रिसोर्स। तो दोस्तों एक सिंपल लैंग्वेज में है, अगर आप 1-2 बार इसकी रीडिंग करेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। मैंने जो इसके नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डाल दिए हैं, तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन नीडेड एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स हैं, उसकी बात की गई है। 3 लेवल्स हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये होता है टॉप लेवल और स्ट्रेटेजिक लेवल। सेकंड है टैक्टिकल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टैक्टिकल मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ऑपरेशनल को लोअर लेवल मैनेजर भी हम बोलते हैं। तो इसकी बात कर ले रहे हैं। तो अगर बात करें टॉप लेवल की, इंक्लूड्स टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एंटरप्राइज। टॉप लेवल में हमारे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव लाइक CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे। दे टेक डिसीजंस दैट अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड विच हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। ये कह रहा है कि वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करती है और लॉन्ग टर्म बेस होते हैं। जैसे कि डायरेक्टर ने लिया कि भाई हमें अपनी कंपनी का ये नया प्लांट
यहाँ पे मानेसर या गुड़गांव या नोएडा में लगाना है। तो ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, ज़्यादा एम्प्लॉय भी चाहिए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा, और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। अब प्रोजेक्ट है कोई नया तो कम से कम 5-10 साल तो लगेगा आराम से, तो ये लॉन्ग टर्म भी होते हैं। हाईली अनस्ट्रक्चर्ड, जो इनके डिसीजन हैं वो हाईली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि ये सिर्फ ऊपर का डिसीजन लेते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट लगेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इतना डिसीजन ले लिया, अब उसमें क्या क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन लोग हायर होंगे, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये सब काम कौन करेगा, लोअर लेवल वाले लोग करेंगे, मिडिल लेवल वाले लोग करेंगे, कुछ काम ऑपरेशनल लेवल के लोग करेंगे। तो ये हाईली अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स देयर मे नॉट बी प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कि भाई ये काम स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, सिर्फ ये मेन काम रहती है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देर इज़ नो फिक्स्ड वे ऑफ मिक्सिंग दोज इंफॉर्मेशन। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट अपना रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ये लोग अपने अकॉर्डिंग उसको मिक्स करते हैं, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, और मिक्स करने के बाद में अपना डिसीजन जो ले लेते हैं, बाकी टैक्टिकल मैनेजमेंट को सोचते हैं। सेकंड जो लेवल है वो है टैक्टिकल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये रिसीव करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, यानी कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज जनरल डायरेक्टिव्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिसीव स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज जनरल डायरेक्टिव्स, यानी कि ये लोग इन लोगों से जो इनके डिसीजन है उनको लेंगे। इट इंक्लूड्स मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, टैक्टिकल और मिडिल लेवल आ ही जाएंगे। यूजिंग दोज डायरेक्टिव्स, जो डायरेक्टिव हमें टॉप लेवल से मिले हैं, एज गाइड, ये गाइड की तरह उनको लेते हैं कि मुझे भाई गाइड मिले हैं, मुझे इसके हिसाब से काम करना है। दे डेवलप टैक्टिक्स, वो क्या करते हैं, प्लान जो डेवलप करते हैं। दे डेवलप टैक्टिक्स बोले तो प्लान टू मीट दोज स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव्स, उन प्लान डेवलप करेंगे उन स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स से, डिसीजन डायरेक्टिव से मीट करने के लिए, उनको डिप्लॉय करने के लिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में। डिसीजन मेकिंग इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये कह रहा है कि इनकी बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड थी, बट इनकी मिडिल लेवल की सेमी स्ट्रक्चर्ड होगी, यानी कुछ का फॉर्मेटेड होंगी, कुछ चीज़ें अनफॉर्मेटेड या सही तरीके से नहीं होंगी। सम पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी मिक्सड टू गेट सम कंक्लूजन बट अमाउंट ऑफ एम्बिग्यूटी इज ऑलवेज देयर। ये कह रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो सही तरीके से मिक्स होंगी, लेकिन कुछ में एम्बिग्यूटी यानी कि डाउट जो है, अनसर्टेनिटी हमेशा ही बनी रहेगी, एम्बिग्यूटी अनसर्टेनिटी। और थर्ड है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली ऑपरेशन। जो हमारे छोटे लेवल के लोग होते हैं, छोटे बोले तो जो फोरमैन, सुपरवाइज़र, उस तरीके के लोग होते हैं, वो डेली ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेक डिसीजन कंसर्निंग नैरो टाइम स्पैन, यानी कि वो डेली या वीकली डिसीजन लेते हैं, नैरो टाइम स्पैन होता है। जनरली द डायरेक्शन ऑफ डिसीजन एट दिस लेवल आर स्ट्रक्चर्ड इन नेचर, यानी कि भाई ये तो स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट में, क्योंकि इसके बाद हमें कहाँ जाना है, मार्केट में एकदम जाना है इनके प्रोडक्ट को लेकर के, तो इन्हें पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर मिक्सिंग के साथ ही अपने डिसीजन लेते हैं। अब है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ टॉप। तो पहले बात की गई थी कि इनके थोड़ा इंट्रोडक्शन एक तरह से हमने किया था, अब इनकी इंफॉर्मेशन पे बात करनी प्योरली। पहले है टॉप लेवल और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात। तो यह है रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर ए कंपनी विच हैज़ लॉन्ग टर्म बियरिंग। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे जो लॉन्ग टर्म बियरिंग करेंगे कंपनी की पॉलिसी पर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक प्लान विच इज़ नेसेसरी टू टेक कंपनी ऑन ग्रोथ पाथ। तो ये ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे कंपनी जो है ग्रोथ पाथ पर चली जाए, ये अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं।
दे आर नॉट कंसर्न विद डे टू डे इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो ये डे टू डे से ज़्यादा कुछ इनको लेना देना नहीं है। देयर डिसीजन आर बेस्ड ऑन मैक्रो एनालिसिस, यानी कि ये बाहर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आउटसाइड इन्वायरमेंट के बेस पे ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं, मैक्रो एनालिसिस पे बेस होंगे। इंफॉर्मेशन इज मोस्टली गैदर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जो इनकी इंफॉर्मेशन होगी मोस्टली क्या होगी, एक्सटर्नल सोर्सेज से ली गई होगी। इंफॉर्मेशन इज यूज टू एनालाइज थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट। तो हम देखेंगे कि भाई एनालाइज करेंगे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी के बेस पर। इनका जो टाइम स्केल होगा, यानी कि जो भी ये डिसीजन लेंगे वो होगा एटलीस्ट 5 ईयर्स टू 25 ईयर्स तक हो सकता है, या थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है। इट डज नॉट डील विद डिटेल्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, यानी कि ये मेन लगा कि भाई ये प्रोजेक्ट कहाँ पे होना है, कितनी कॉस्ट लगेगी, एंड कहाँ से हमारा सप्लायर होगा और उसको कितनी फंडिंग जानी है। बाकी के जो स्टेप्स हैं वो बाकी लोग करेंगे। जनरली द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नीड्स कंप्राइज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट ट्रेंड्स। ये कह रहा है कि अब प्योरली इनकी इंफॉर्मेशन की बात की गई है। इंफॉर्मेशन मार्केट ट्रेंड के बारे में हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में हो सकती है, कॉम्पिटिटर जो है हमारे सेम फील्ड में उनके बारे में हो सकती है। एनालिसिस अबाउट मेजर हैपनिंग और इवेंट्स विच मे हैव लॉन्ग टर्म बियरिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो ये एनालिसिस भी ले सकते हैं, कुछ मेजर हैपनिंग हुई हैं, मेजर इवेंट हुई हैं हमारे फील्ड में, किसी कंपनी में झगड़ा हो गया, हम सोचेंगे भाई अगर हमारी कंपनी पे भी ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या क्या इम्पैक्ट जो उसका आ सकता है। अब है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मिडल लेवल और टेक्टिकल मैनेजमेंट। टेक्टिकल मैनेजर्स प्रिपेयर एनुअल बिजनेस प्लान। ये एनुअल बिजनेस प्लान प्रिपेयर करेंगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव्स रिसीव्ड फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट। Tactical information is gathered mostly from internal sources with a few from external। टॉप लेवल की ज़्यादा यानी कि पूरी की पूरी एक्सटर्नल सोर्स से थी, और टैक्टिकल की मोस्टली इंटरनल से और कुछ एक्सटर्नल से। टाइम स्केल होगा यूजुअली 6 मंथ टू 5 ईयर्स, एंड ए स्मॉल प्रोजेक्ट मे हैव टाइम स्केल बिटवीन 1 to 6 मंथ। तो नॉर्मली इनका 6 मंथ टू 5 ईयर रहता है, बट स्मॉल जो है कोई छोटा प्रोजेक्ट है वो 1 मंथ से 6 महीने तक भी जा सकता है। टैक्टिकल प्लान्स हैव ए मीडियम लेवल ऑफ डिटेल्स विल बी वेरी स्पेसिफिक, यानी टॉप लेवल की कंपेरिजन में इनकी जो इंफॉर्मेशन नीड्स मीडियम रहती है। द वॉल्यूम ऑफ टैक्टिकल इंफॉर्मेशन इज मोर इन कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, यानी कि भाई ज़्यादा रहेगा, कौन कौन पर्सन अपॉइंटेड होंगे और क्या उनकी सैलरी लगेगी, क्या उनका बायोडाटा है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कहाँ से मटेरियल होगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, कौन सी गाड़ियाँ होंगी, कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। इंफॉर्मेशन नीड्स की बात की गई है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेटेजिक डिसीजन प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे हैव बीन वर्किंग, तो इसकी बात की गई है। इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, जिस एरिया में हम वर्क कर रहे हैं उस एरिया में। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ऑपरेशनल मैनेजमेंट को थिंग्स इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये भी एक तरह से इनके लिए इंफॉर्मेशन होगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो हमारे फील्ड में बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट की हुई हैं। दे टेक सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन, देयरफॉर द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इन नेचर। तो यही है कि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन नीड भी सेमी स्ट्रक्चर्ड ही होगी। अब है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑपरेशनल और लोअर लेवल की। तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाई टैक्टिकल मैनेजमेंट। जो पॉलिसीज टैक्टिकल मैनेजमेंट ने फ्रेम की हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करेंगे टू अचीव द बिजनेस प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है कि भाई तुम्हें इतने जो है गुड्स या क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, उसको ये अचीव करेंगे।
रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल पार्ट, यानी कि जो एक्चुअल में फाइनल स्टेज पे हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे सुपरवाइजर फोरमैन होते हैं ना कंपनी में, आपने देखा होगा, तो वो ऑपरेशन लेवल के लोग होते हैं जो बाकी अपने एम्प्लॉय से या वर्कर्स या लोगों से काम कराते हैं अपनी टीम से। तो एक तरह से टीम लीडर या सुपरवाइजर हो गया, ये इस कैटेगरी में आते हैं। द ऑपरेशनल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द टैक्टिकल प्लान, टैक्टिकल प्लान बनाते हैं मिडिल लेवल वाले, तो इनकी जो प्लानिंग होगी वो टैक्टिकल प्लान पे बेस होगी। दीज मे बी सुपरवाइजर फोरमैन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो यही है, ये सुपरवाइजर फोरमैन हो सकते हैं। टाइम स्केल जो होगा इनका वो बहुत ही शॉर्ट में होगा, ये डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथली हो सकता है। द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इज मोर एज इन कंपेरिजन ऑफ टैक्टिकल एंड स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन, तो इनका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ को भी नोटिस करके चलेंगे। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस इन ए डे और मंथ, number of workers, machines and other resources required to manage the production, information about number of units to be sold every day or week, तो इनकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होंगी, भाई कितने यूनिट हमें प्रोड्यूस करने हैं, कितने दिन में, कितने वर्कर चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो सकती है, कितनी मशीन चाहिए, या फिर कितने रिसोर्सेज चाहिए, उनके लिए लंच या जो भी है स्नैक्स या ब्रेकफास्ट का क्या अरेंजमेंट है, तो कितनी यूनिट हमें सेल करनी है, किसको सेल करने हैं, वो माल कैसे जाएगा, तो प्लान उनके लिए ऑलरेडी बना दिए हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करेंगे कि इस तरीके से होना है वो। तो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे आ गया हमारा। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम दैट कलेक्ट, जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एंड एनालाइज द डाटा एंड रिट्रीव्स एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन बाद में हमें दे देता है टू द एक्चुअल यूजर फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक्चुअल यूजर फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी में वो देखा होगा ना, पंचिंग मशीन लगी रहती है, यानी कि अगर हम ऑफिस में एंटर करते हैं तो हम पंच करके इस तरीके से एंटर करते हैं ऑफिस में, तो वो क्या करता है, वो डाटा को, हर एम्प्लॉय को के डाटा को कलेक्ट करता है, यानी डेली डेली एम्प्लॉय आएंगे, उसमें पंच करेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद सारे एम्प्लॉय के कलेक्ट करेगा डाटा को, कितने बजे आए, क्या टाइमिंग थी, कितने बजे उन्होंने आउट किया, कितने बजे इन किया, उसको स्टोर करेगा। प्रोसेस का मतलब है कि 1 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख तक वो कलेक्ट करेगा सारे एम्प्लॉय के, उसके बाद स्टोर भी करेगा पहले दिन से लास्ट दिन तक। उसके बाद प्रोसेस करेगा कि ये इतने लोग लेट आए हैं और इतने लोग टाइम पर आए हैं और इतने लोगों ने कुछ लीव है इनकी, यानी इतने लोग ये अब्सेंट रहे हैं कुछ दिन, प्रोसेस होगी और एनालाइज कर लिया कि भाई इतने इतना इनका जो है सैलरी भी बनती है, अगर सैलरी भी हमने उसमें फिक्स की हुई है तो सैलरी भी ये बना देगा कि ये इतने दिन पर जान रहे हैं और इतनी इनकी सैलरी है। उसके बाद क्या करेगा, रिट्रीव्स एंड डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन टू द एक्चुअल यूजर, यानी जो फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या जिनको भी रेलिवेंट लोग हैं उनको ये डिसेमिनेट कर देगा, उनके पास मेल या उनके सिस्टम में पहुंच जाएगी। डिसीजन मेकिंग यानी हमें सैलरी देनी है या कुछ और डिसीजन लेने हैं, उस पर्पज से रेलिवेंट होगी। तो लाइक एनी अदर सिस्टम, द इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेप्ट इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन, जैसा कि यहाँ पे लिया डाटा, लिया पंचिंग, प्रोसेस द इनपुट, जो हमारा इनपुट था उसको प्रोसेस किया, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और आउटपुट हमने रिपोर्ट्स के फॉर्म में अकाउंट या फाइनेंशियल या अदर डिपार्टमेंट को दे दिया है, रिपोर्ट्स या कैलकुलेशन दैट आर सेंड टू एक्चुअल यूजर्स और अदर सिस्टम, या तो दूसरे सिस्टम को या जैसे हमने फिक्स किया हुआ है। कंपोनेंट की बात की गई इंफॉर्मेशन सिस्टम की, इसके 5 कंपोनेंट होंगे। ये हैं हार्डवेयर, जो फिजिकल कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम के, लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर की बात की गई रेफर्स टू सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे, एप्लीकेशन होंगी, वो सॉफ्टवेयर होंगे। नेटवर्क रेफर्स टू इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस कंप्यूटर, यानी कि जो नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क बोले तो यहाँ पर इंटरनेट की बात की गई है, इंटरकनेक्शन होंगे डिफरेंट
इसको हम डिटेल में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 7 इसमें देखेंगे नेटवर्क को। डाटाबेस रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स, यानी कि एक ही टॉपिक से एक ही मैटर से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो डाटाबेस में आ जाएंगे। ये डिटेल में डाटाबेस के चैप्टर में इसको हम देखेंगे। पीपल यानी जो एक्चुअल यूजर्स हैं, तो पीपल में आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दीज पर्सनस में भी स्पेशलिस्ट, जैसे कि सिस्टम एनालिसिस्ट हो सकते हैं, सिस्टम डिजाइनर या प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, या फिर एंड यूजर हो सकते हैं हमारे लेवल पे। Therefore, information system is an organized combination of people, hardware, software, communication network and data resources, यानी कि database। तो एक organized combination है इन पांचों component का information system। तो friends, types of information system according to level of management। तो जो हमारे information system है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उनके कुछ पॉइंट हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन नीड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन नीड्स होती है टॉप लेवल की, टॉप लेवल के लिए हमारे लिए एक सिस्टम बनाया गया है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑल्सो नोन एज स्लैश बीच में एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। सेकेंड है टेक्निकल इंफॉर्मेशन नीड होती है मिडिल लेवल की, तो इनके लिए दो सिस्टम हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्रिएशन ऑफ नॉलेज, तो ये हमारा एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन इसी में से किसी के लिए भी हो जाएगा जिनको नॉलेज चाहिए। क्रिएशन ऑफ नॉलेज नॉलेज लेवल की, यानी जो भी नॉलेजफुल काम करेंगे। नॉलेज वर्क सिस्टम एक सिस्टम है और एक है एक्सपर्ट सिस्टम, दो सिस्टम है। ऑपरेशनल लेवल और डे टू डे इंफॉर्मेशन नीड होती है ऑपरेशनल लेवल की, इनके लिए एक सिस्टम है टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इनकी सिस्टम की बात कर लेते हैं। यह है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड ईएसएस इज डिजाइन टू हेल्प टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो ये डिजाइन किया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए। टू मेक अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने के लिए। इट कलेक्ट्स एनालाइजेज समराइजेज द की इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन यूज्ड इन द बिजनेस। यह क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, समराइज करेगा उसको, कि जो भी मेन इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है बिजनेस। इट इज कंप्यूटर बेसिस सिस्टम दैट एक्सेस डाटा एक concerning critical success factor of an organization and allows top level executives to display this information on demand, यानी कि ये डाटा को एक्सेस करेगा उन इंफॉर्मेशन को जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे बेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, एंड अलाउ करेगा टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को टू डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ डिमांड की जाएगी मिडिल लेवल से या अदर पर्सन से, तो ये उनको डिस्प्ले कर देगा। EIS इज वेरी यूजर फ्रेंडली, ये ग्राफिक्स के द्वारा सपोर्टेड है। प्रोवाइड एक्सेप्शन रिपोर्टिंग एंड ड्रिल डाउन कैपेबिलिटीज, यानी कि ये रिपोर्टिंग जो है ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो जाएगी, यानी आप फिक्स कर दो कि भाई इतने टाइम पे हमें रिपोर्ट करना है, तो इस तरीके से भी इसमें कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ फॉर एग्जांपल ESS असिस्ट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स टू फोरकास्ट द सेल्स ट्रेंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फ्यूचर में हमारी क्या सेल्स हो सकती है प्रेजेंट या पास्ट के बेस पर, उसको भी ये फोरकास्ट कर सकता है। अब बात की है DSS की, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो असिस्ट करता है टैक्टिकल या मिडिल लेवल को टू टेक
सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड सम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, ये याद रखना है। इन अदर वर्ड, DSS is specially designed to help middle level management make decisions in situations where there is uncertainty about the possible outcomes of those decisions। यानी कि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए है। वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द पॉसिबल आउटकम, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि भाई क्या हमारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, खासकर काम के लिए। DSS comprise tools and techniques to help gather relevant information and analyze alternatives। तो ये इसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक हैं जिससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा एंड एनालाइज भी कर लेगा कि इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। DSS often involves use of complex spreadsheet to create what if model for the middle-level manager। तो ये नॉर्मली स्प्रेडशीट बोले तो जैसे विंडो का एक्सेल होता है उसकी बात की गई है, तो इस तरीके का ये सीट होती है जिसके हम वाटी फिल्टर वगैरह लगा करके देख सकते हैं प्रॉपरली। DSS is more advanced than MIS Management Information System as DIS has more analytical tools to handle semi-structured and sum of। तो कह रहा कि जो MIS होती है उससे ज़्यादा एडवांस है क्योंकि उसमें ज़्यादा एनालिटिकल टूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये पार्ट में हो गया, अभी जो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम थोड़ा सा ये टॉपिक है 15-20 मिनट का वो पार्ट 2 में कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।